नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। देश सहित विदेशों में कई तरह की गतिविधियां चल रही है और खासकर इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष है उसकी चर्चा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। और आज इन्हीं मसलों पर, चूंकि पिछले दिनों ही जम्मू कश्मीर में खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया था कि जिस तर्ज पर हमास ने इजराइल पर अटैक किया, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर में नापाक हरकत करने वाला पाकिस्तान भी आतंकियों द्वारा हमले करा सकता है। और इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए हम पहुंचे हैं खास तौर पर सुरक्षा विशेषज्ञ और समाजसेवी आरसी चौधरी जी के पास, जो हर पैमाने पर देश का कोई मुद्दा हो या ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, तमाम तरह की जो भी समस्या है, तमाम मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया है और आज संडे का शेड्यूल होने के बाद भी आपने घर का काम छोड़ के हमें समय दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि इजराइल और हमास, साथ में फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा चल रहा है और जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, एक मस्जिद को लेकर लड़ाई छिड़ी, और वो आज से नहीं, ऐसा नहीं है कि पहली बार कुछ हुआ है, ये मसला बरसों पुराना है, कई वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन अभी धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वार की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि तमाम देश जो है, अमेरिका को देखिए सपोर्ट कर रहा है, भारत को देखिए खुले तौर पर नहीं लेकिन अंदरूनी सपोर्ट इजराइल को किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब जॉर्डन ने बैठक बुलाई, इंडिया ने अपना पक्ष स्पष्ट नहीं किया, मध्यस्थता जो है वो करने की कोशिश नहीं की, अपना रुख स्पष्ट नहीं किया भारत ने। अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, उन्होंने कहा कि भारत द्वारा वोटिंग ना किया जाना कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य है, क्योंकि भारत की ऐसी संस्कृति और सभ्यता नहीं रही है। तो क्या अब मोदी जी को कांग्रेस से सीखने की ज़रूरत है कि भाई वो क्या करे, देश के हित में क्या है, या प्रधानमंत्री ने सही डिसीजन लिया? धन्यवाद अभिषेक जी। ऐसा है, सबसे पहले यहाँ लोक लुभावन वाली बात हम ना करें। मैं अपने लेवल पे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए कर रहा हूँ कि ये सब जो सतही बात होती है उस पे ना जाएं, इसके डेप्थ में आप जाएं कि रीज़न क्या है, बात क्या है कि हम यहाँ इंडिया वाले इजराइल को सपोर्ट करते हैं। किस लिए? क्योंकि हमास ने गलत काम किया, पूरी दुनिया कह रही है। लेकिन हमास ने जो भी किया हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। आज से नहीं, जो फॉरेन पॉलिसी है आप शुरू से देखें, शुरू से हम करते आ रहे हैं जी। लेकिन जब आप हमास की बात करें या इस्लामिक धर्म की बात करें या आप क्रिश्चियन की बात करें, तो आपको जड़ में जाना पड़ेगा कि ये जो है कहाँ से ये लोग निकले। आप अपने सनातन धर्म के विषय में जानते हैं कि ये 5 साल का तो वैसे विदित है, 5,000 सॉरी, और लेकिन 8,000 साल से भी कुछ रिकॉर्ड है यहाँ पे जो सनातनियों का यहाँ पे है। इसमें आप देखें कि हमारे जो जैन धर्म निकला, कहाँ से निकला? इसी से निकला। बिल्कुल। अगर बौद्ध धर्म की बात करें, कहाँ से निकला? इसी से निकला। बिल्कुल। और अभी जो सिख धर्म निकला जो सबसे बाद का है, वो कहाँ से निकला? तो वहीं सनातनियों के बीच से निकला जी। तो कभी क्या सिख में और हिंदू में लड़ाने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन क्या हम लोग लड़े? लेकिन वहाँ की परिस्थिति एक अलग है। यहूदियों से कौन निकला? सबसे पहले तो क्रिश्चियन। बिल्कुल। वहाँ पे वो पैदा ही हुए और उनको वहीं पे सूली पे भी चढ़ाया गया। इसी तरह से 1400 साल पहले इस्लाम धर्म का अवतरण हुआ, वो भी कहाँ हुआ? वहीं पे हुआ। ठीक है। तो वहाँ पे जड़ में कौन है? यहूदी है। यहूदी से निकल के ये लोग आए, दोनों धर्म। तो 3 धर्म हो गया। जो बेसिक गॉडफादर कौन है उनके? दोनों धर्म के, दोनों के गॉडफादर तो वही है, यहूदी। तो उनको मार मार के भगाया गया वहाँ से। और वो कहाँ कहाँ गए आपको पता ही है। जर्मनी में वर्ल्ड वार के समय में 90 लाख की आबादी यहूदी की 60 लाख लोगों को मार दिया। कितने सालों में? 5-6 सालों में। इतनी बड़ी आबादी का नरसंहार दुनिया के रिकॉर्ड में नहीं है।
इतिहास है उसका कि किस तरह से वो चैम्बर, गैस चैम्बर हो या एक कैंप होता था और कैंप में लोगों को खाना नहीं देता था। अगर वहाँ पे 5,000 या 25,000 लोग हैं तो 2-4 हज़ार को खाना बांट दिया और वो लोग ऐसे भूखे मरे, चाहे अब गैस चैम्बर में। ये सब सारी कहानी है, इतिहास, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इजराइल भी ठीक है, फ़लस्तीनी में इनको बसाया गया तो बाकायदा इस तरह से बसाया गया कि ये किसका काम था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम था। उसमें इस तरह से बांटा कि इसको, इजराइल को 2 पार्ट में बांट दिया। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए कि ब्रिटिश की जो रणनीति होती थी, चाहे दुनिया में जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने राज किया, हाँ, वहाँ आज भी कोई ना कोई अड़ंगा उसने लगा कर रखा है। उसी का परिणाम इजराइल हमास भी है। बिल्कुल, उसका भुक्तभोगी हम इंडिया में हैं, ठीक है ना। कहाँ पाकिस्तान, कहाँ आज के बांग्लादेश जो पाकिस्तान बना, क्या है ये? तो उनकी रणनीति ऐसी रही कि जहाँ से निकलो उस देश को ऐसे मसल करके और वो कर दो। अफगानिस्तान भी तो अंग्रेज के समय में भी हमारा ही था अफगानिस्तान। पाकिस्तान की तो बात हो रहे हैं, वो तो 48 में हुआ। बिल्कुल। अफगानिस्तान किसका था? अफगानिस्तान भी तो इसी के अंडर में था। बिल्कुल हैं। आगे बर्मा कहाँ था? भारत के अंडर में था। तो ये अंग्रेजों ने समय समय पे इसको आज़ाद करना शुरू किया, बांटना शुरू किया। तो ये हिंदुस्तान को बांट बांट के इतना छोटा कर दिया और जाते जाते उन्होंने पाकिस्तान और जो अभी बांग्लादेश है पूर्वी पाकिस्तान में वो तब्दील करके गया, यहाँ से बांट करके गया। और हमारे कहा जाता है कि महात्मा गांधी तो उसमें और एक बात जोड़ रहे थे कि भाई कॉरिडोर एक इनको 300 किलोमीटर के गलियारी दे दो कि भाई वो पाकिस्तान वाले वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गलियारी, भारत सरकार को कहा गया, तो इतिहास तो यही कहता है कि भाई फिर क्या होता है इंडिया का। तो इसी तरह से इजराइल जब भी बना तो यहूदी छोटे से संख्या में आए। उसके बाद में दुश्मनी ऐसी फिलिस्तीनी ने निभाई कि कभी मिल के नहीं चला, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री था। बिल्कुल। तो उनका एक ही थोड़ा संदेश, मैं एक और बात कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलिस्तीनियों का ये रहा कि भाई ये तो मेरा दुश्मन हमारे देश पे आके बसा, कोई भी वो हम भी वो कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये उकसावे का काम कहें या जैसे भी उन पे अटैक करता था, और जितना ये अटैक किया उससे 4 गुना नहीं 10 गुना अटैक करके और वो अपना फैलाता चला गया इजराइल, अपना साम्राज्य। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के दिन में आप देखें, पहले आप देखेंगे नक्शे में तो कहीं कहीं यहूदी थे, आज कहीं कहीं फिलिस्तीनी हैं। गाजा पट्टी का एरिया कितना है? जितना आपका फरीदाबाद है, इतना बड़ा एरिया है फरीदाबाद जैसा। जी जी जी। यहाँ की भी आबादी 22 से 24 लाख की है, वहाँ की भी आबादी 22-23 लाख की है। इतना ही छोटा सा एरिया है गाजा पट्टी। लेकिन गाजा पट्टी ऊपर एक बसा हुआ है और सुरंगों में एक अलग दुनिया बसी हुई है वहाँ पे। वो इसलिए बसी हुई है कि भाई करोगे तो क्या ऊपर करोगे, 100 फुट नीचे और 500 किलोमीटर में उनका जाल फैला हुआ है। अभी क्या होता है, जो वार जो ये अपना बमबारी करते हैं, आजकल सेटेलाइट से सब कुछ दिखता है जी। सेटेलाइट से वो देखते हैं कि अच्छा ये रॉकेट कहाँ से छोड़ा, तो अच्छा इस मकान के बिटवीन। तो वो क्या करते हैं कि भाई 1 घंटे के बाद में वहाँ पे बमबारी कर दी, उस मकान पे कर दिया, क्योंकि ये यहीं से इसमें सुरंग है जिससे वो अंदर गया होगा। बिल्कुल। वो क्या करता है, हमास वहाँ से रॉकेट छोड़ा और अपने वो सुरंग में चले गए, और आम पब्लिक जो उस बिल्डिंग में रहता है मरता है वो बेचारे। बिल्कुल। निर्दोष आदमी मरता है। अब तक लगभग 7,000 लोगों की जान चली गई है। काफ़ी दुखद है, लेकिन जो मसला अभी चौधरी साहब हमने और आपने समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है दर्शक भी समझ रहे होंगे। एक मस्जिद की लड़ाई है, मस्जिद भी छोड़ दीजिए तो एक धार्मिक स्थल की लड़ाई है, जहाँ तीनों धर्म के जो अपने, अगर सनातन धर्म की भाषा में बोले तो प्रणेता, यानी कि जो ईश्वर हैं, उनका वो जगह है। और उसी जगह को लेकर चाहे फ़िलिस्तीनी हो, हमास के लोग हो, या यहूदी हो, इजराइल हो, ये आपस में लड़ते रहते हैं। और ये देन किसकी है? ये देन ब्रिटेन की है। जिस तरह से ब्रिटेन ने, आपको पता होगा कि भारत पर शासन किया, और अभी भी जो बातें चलती है कि ब्रिटेन
बहुत कुछ अपना छोड़कर भी गए और अभी भी बहुत सारी ऐसी अपनी चीज़ों को यहाँ पर भारत हो या दुनिया के जो देश जहाँ पर उन्होंने राज किया वहाँ पर थोपा है कि अभी इन देशों को उससे बाहर निकलने में समय लगेगा। लेकिन जिस तरह की रणनीति आज भारत बना रहा है, हमास पर चर्चा के साथ साथ, इजराइल पर चर्चा के साथ साथ मैं ये भी देखना चाहूँगा चौधरी साहब और आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ जातिगत जनगणना की बात चलती है। जातिगत जनगणना छोड़ दीजिए, सर्वे कहिए, क्योंकि एक स्टेट बिहार से शुरू हुआ है। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस मसले में कूद पड़े हैं कि जातिगत सर्वेक्षण होगा अगर हमारी सरकार केंद्र में बनी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी खुफिया एजेंसी जो जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने ये अलर्ट जारी किया है कि हमास के तर्ज पर ही पाक के जो नापाक आतंकी हैं वो हमला कर सकते हैं। और पाक के आतंकी क्या हमला करेंगे? पाकिस्तान में बैठे लोग, कई बार इन साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। ऐसे में जातिगत सर्वेक्षण की आप बात करते हैं और ख़ासकर खुले तौर पर यह कहा जाए कि माइनॉरिटीज़ जो है, जो भारतीय माइनॉरिटीज़ है, वो तो भारत के चलिए हितैषी है, लेकिन उनमें कई कट्टरपंथी ऐसे संगठन हैं जो खुले तौर पर कभी भारत का भला नहीं सोचते। ऐसे में जातिगत सर्वेक्षण क्या राजनीतिक फ़ायदा है या एक विद्रोह को बढ़ाने के लिए विपक्षी दलों द्वारा इसकी मांग की जा रही है? देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगा कि यहाँ पे अगर आप बात करें तो वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया 89 में, 90 में, सभी को पता है, दुनिया को पता है कि वहाँ से इन लोगों को भगाया गया और मस्जिद से बाकायदा अनाउंस किया गया कि आप इस तरह से भागो, अपने संपत्ति को तो छोड़ो, अपने बीवी बच्चे को भी यहाँ छोड़ के जाओ। तो इन लोगों का जो भी है काम करने का तरीका तो एक अलग टाइप का है। उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि देश हित में भी नहीं सोचते, केवल इस्लाम के ऊपर में सोचते हैं। भाई, जब यहाँ देश ही नहीं रहेगा, आपके पाँव के नीचे धरती नहीं होगी, तो आप किस पे खड़े होगे? लेकिन हमारे भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो पहले इस्लाम को मानते हैं, देश को हम बाद में मानते हैं। धर्म मानने की बात अलग है। आप मानिए, इस्लाम को मानिए, आप अपने धर्म को मानिए, आप सनातनी हैं तो हिंदुत्व को मानिए, सनातन को मानिए, लेकिन कट्टरपंथी मत बनिए। सवाल ये है कि आप कट्टरपंथी बनेंगे तो ना आपके पैरों के तले वो जमीन रहेगी जिस पर आप आज गर्व से सिर ऊंचा करके बोलते हैं और जिसको लेकर आप आज तनातनी किए हुए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाई करने का भी मौका नहीं मिलेगा अगर इस तरह की बातें होती है। अब मैं एक बात बताऊं, और आप पश्चिमी देशों के विषय में या खुद अरब कंट्री में बात करें तो वो लोग खुद कहता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान बेशक कन्वर्टेड है, लेकिन जितने शांति से वो लोग रह रहा है, हम कहीं भी नहीं रह रहे हैं। आप सीरिया का जो देख लें और बाकी जगहों का देख लें या हमारे अफ़गानिस्तान का देख लें, तो ये लड़ाई झगड़ा इन लोगों के उसमें है। और दूसरी तरफ आप सनातन की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ तो सबका सम्मान है, बस जो भी आ रहे हैं उनका सम्मान है। आपको पता है सबसे पहले अगर इस्लाम का मस्जिद बना तो कहाँ बना? केरल में 1400 साल पहले, कि वहाँ पे जो राजा थे और ये लोग किसी तरह नाव से किसी भी तरह से वहाँ जब भाग करके आए तो उन्होंने राजा के पास प्रस्ताव रखा कि भाई हम लोगों का ये हम लोग मानते हैं भगवान को, तो आप कहें तो अपने इबादत गाह आप यहाँ पे बना लें। उन्होंने कहा क्यों नहीं, बनाओ। तो यहाँ तो सब वसुधैव कुटुंबकम का तो है ही, जो भी आओ सभी को यहाँ सम्मान मिला है। बेशक वो हमारे पीठ में छुरी कुछ लोग चलाएं, वो बात अलग है। चौधरी साहब, कल की ही घटना है और केरल पर आप गए तो मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। हमास के जो एक नेता हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित किया और क्या क्या वो बोल गए मुझे तो ये समझ में नहीं आया। और खासकर केरल सरकार क्या कर रही थी, पिनराई विजयन की सरकार कहाँ थी उस वक्त, और क्यों इस तरह की बातें भारत में भड़काऊ भाषण के जरिए कुछ लोगों को तोड़ने की बातें, कुछ लोगों को भड़काने की साजिशें ये हुई। चलिए मैं आपको इसके फिर आपको पीछे ले जाऊँगा जो उस पर इजराइल पे। इजराइल में क्यों फेल हुआ ये तंत्र? ये जो लोक लुभावन का काम होता है ना, वोट के चक्कर में, ये वोट के चक्कर में इन्होंने इतनी ढिलाई बरती।
अभी भी 18,500 से ज़्यादा लोग वहाँ पे डेली बेजेज पे जाते थे काम करने के लिए, जो उनको दिहाड़ी मिलती थी 10 गुना फिलिस्तीनी को अपने फिलिस्तीन में जो काम मिलता था उसका जो दिहाड़ी मिलता था उससे 10 गुने पे वहाँ जाते थे। तो उसी तरह से आप केरला की बात करें, केरला में क्या है, वोट बैंक की बात है। आपने कहा ना कि केरला की सरकार क्या कर रही थी, तो वही वोट बैंक है। और इसी चक्कर में जो भी वहाँ रैली निकाली गई, तो खालिद नाम के जो इसके हैं हमास के पूर्व चीफ हैं ये जी, तो उनका ये आया स्टेटमेंट बाकायदा, जो आप रिकॉर्ड में देख रहे हैं कि आप यहूदी को भी मारो और हिंदू को भी मारो। अब सारे लोग इसके फेवर में नहीं हैं, लेकिन कुछ जो कट्टरपंथी हैं तो उनके लिए पौं-12 हो गया कि भाई अब तो इतने बड़े वो कह रहे हैं। बाकी लोग अगर जो स्थिति है वहाँ पे इजराइल में और फिलिस्तीनी में अगर कहीं भी हो तो वहाँ का नागरिक का हालात वो लोग बद से बदतर। आज उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग दक्षिण की तरफ निकलो, दक्षिण की तरफ निकलो। फिलिस्तीनी का क्या हाल है आम आदमियों का? तो लोग समझते नहीं हैं, अंधे होकर के कुछ लोग अंधभक्ति दिखाते हैं। हमें भक्ति करनी है अपना कीजिए, पूजा पाठ सभी धर्म मिलकर भी वहाँ कर सकता है। यही अगर भारत में इस तरह की बातें होती तो तमाम धर्म एक पैमाने पर आता, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर सबसे पुराना धर्म सनातन हो। आज भी हमारे यहाँ दरगाहों पर अगर आप चले जाएं तो वहाँ आपको हिंदू भी माथा टेकते नज़र आ जाएंगे, ईसाई भी होते हैं, मुस्लिम चूँकि उनके धर्म से रिलेटेड है तो वहाँ पर मुस्लिम भी शीश नवाते हैं और सिख भी जाते हैं दरगाहों पर। लेकिन चौधरी साहब, लेकिन एक सवाल मैं आपको थोड़ा प्रीवियस ले जाऊंगा, उससे थोड़ा सा आप बचे हैं। सवाल ये कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की रणनीति कैसे बने ये सीखनी चाहिए? क्योंकि जॉर्डन की बुलाई गई जो बैठक थी इजराइल हमास को लेकर, उसमें भारत ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, वोटिंग में भाग नहीं लिया। देखिए, यहाँ की जातिगत जनगणना और ये विषय को फिर आपने उसको ब्रेक दिया और फिर चले हम वहाँ पे जॉर्डन में। देखिए, हमारा शुरू से ही रहा है पॉलिसी कि भाई अगर फिलिस्तीनी था तो रहना चाहिए, उसको जो जगह मिला था वो बरकरार रहने चाहिए। लेकिन फिलिस्तीनी खुद या फिलिस्तीनी टोटल नहीं, कुछ लोग उसमें से उग्रवाद फैलाते रहे, इजराइल पे वो हमला करते रहे। उसके जगह पे उसको मौका मिला इजराइल को, मैं किसी के फेवर में नहीं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, इजराइल को मौका मिला और इनका जगह इनको मार मार करके फिर भगाया और जगह कैप्चर करता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप वहाँ पे देखें कि बात क्या होती है। अब रही बात, आप इनकी बात कर रहे हैं कि मीटिंग में क्यों नहीं गए, क्यों बाइकआउट किया। अगर हम मीटिंग में जा कर के कहते कि ये जो फिलिस्तीनी हैं उनको तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमास जो कर रहा है उसको हम खुलेआम कह रहे हैं गलत है, लेकिन वहाँ हमारे लिए स्टैंड ये होता कि इजराइल को हम गलत नहीं कहते वहाँ पे। बिल्कुल। उस हालत में क्या होता कि भाई हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और जो अरब कंट्री है वो नाराज़ होता, और ख़ास करके पाकिस्तान जो POK में बैठा हुआ है, अगर हम उनको कहते कि भाई इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है, तो उस हालत में क्या होता, पाकिस्तान कहता है इनकी पॉलिसी चेंज हो गई जी, इन्होंने जो इजराइल को सपोर्ट किया है वही तो काम मैं भी किया। 48 के बाद में हमने भी चढ़ाई करी और हमने अपना वो जगह कैप्चर किया है, तो हमारे लिए भी तो वैसे ही है जैसे इजराइल ने कैप्चर कर रखा है वैसे हमने भी कर रखा है। तो आप उसके जड़ में जाएं। और ठीक है, राहुल गांधी सती बात जो भी कहें कि ये ऐसे नहीं किए, ये लोग पहुंच गए उनके एम्बेसी में उनको सपोर्ट करने के लिए। भाई इंडिया का फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं किया, आप बाकी पार्टियों को लेकर के चले गए। विदेश नीति में पूरा देश एक रहा है, उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात रही नहीं है, लेकिन अब जो पार्टी पॉलिटिक्स हो गई है उसका जवाब नहीं। ये सब चुनावी स्टैंड है, बस चुनावी स्टैंड है, और एक कौम को खुश करने के लिए कांग्रेसी नेताओं द्वारा ये भाषण दिए जाते हैं। चौधरी साहब ने स्पष्ट रूप से इन बातों को
कहा, लेकिन पूर्णतः मैं समझा देता हूं कि राजनीति जो होती है उसमें सब जायज़ है। किसी भी तरह वोट अपने हाथों में आनी चाहिए, किसी भी तरह से वहां सरकारें बननी चाहिए, ये रणनीति कांग्रेस के नेताओं की है और इसलिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। जातिगत जनगणना को हमने थोड़ा पीछे छोड़ा। बिहार से एक रिपोर्ट आई और चौंकाने वाली रिपोर्ट है चौधरी साहब। वहाँ अगर हम बात करें, जो रिपोर्ट आई है, गांव में अभी गया था और मैंने पूछा अपने यहाँ कि भाई क्या सर्वेक्षण वाले लोग आए थे, कुछ सर्वे वगैरह करके गए, तो ये कहा गया कि स्कूल पे आए थे। हमारे यहाँ तो स्कूल होता है, वहाँ पर आए और वहीं पर जो भी हुआ बता दिया, भाई इनके फैमिली में इतने लोग हैं, इनके फैमिली में इतने लोग हैं। तो इस तरह की बातें चली। तो क्या ये जातिगत जनगणना जो है वो दर्शाना क्या चाह रही है, बिहार सरकार क्या दर्शाना चाह रही है और इसका लाभ क्या मिलने वाला है? क्या ये पॉलिटिकल एजेंडा है या सबसे बड़ी बात, बिहार ने सबसे पहले ये आंकड़ा जारी किया और नीतीश कुमार स्वयं जहाँ से चुनाव लड़ते हैं, पता चला कि कुर्मी बेस अगर वहाँ की आबादी देखा जाए तो 0% है। तो इससे पहले तो अगर जिसकी जितनी भागीदारी वाली बात हो तो नीतीश कुमार को सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा है, वही मैं पुनः कहूँगा कि ये एक लोक लुभावन वाली बात, जब ये लोग इलेक्शन जीत करके आए, ठीक है, उसमें तेजस्वी यादव जी, उनकी पार्टी सबसे बड़ी बन गई। नहीं, अभी भी अगर जाति के आधार पर भी देखें तो जाति की बात आप नहीं कह रहा हूँ, मैं अब जाति की बात नहीं, मैं आ रहा हूँ चौधरी साहब। अगर जाति की बात भी हम देखें तो मुझे लगता है जिस तरह से यादवों की आबादी दिखाई गई है तो नीतीश कुमार को डिप्टी सीएम का कुर्सी लेना चाहिए और तेजस्वी यादव को पाग पहना देना चाहिए। जाति के आधार पर अगर मैं उसी पे आ रहा हूँ, ये राजनीति का खेल चल रहा है, लोगों को भुलावे में रखा जा रहा है और लोग कह रहे जाति जनगणना हो गया, अब हमें ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। मैं वही कहना चाहता था कि तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा था कि मैं 10 लाख लोगों को नौकरी पहले ही दिन अपने कलम से साइन करके दूंगा। क्या ऐसे ही नौकरी दी जाती है क्या? उसके लिए बाकायदा निकाला जाता है वैकेंसी, अलग अलग डिपार्टमेंट का अप्लाई लोग करता है, या गांधी मैदान में लोग खड़ा हो गया, जितनी भी आबादी वहाँ की है उसमें से जो भी यहाँ आया गांधी मैदान में, उनका लिस्ट बना करके कहेंगे भाई तुम्हें नौकरी मिल गया, तुम कलेक्टर बन गए, तुम एसपी बन गए, तुम थानेदार बन गए और तुम जा करके ग्राम प्रधान बन गए। ऐसे नौकरी दी जाती है क्या? लोगों को नहीं पता है क्या? लोग खूब समझते हैं कि ये लोग लुभावन के लिए ऐसे कहा गया, लेकिन ऐसे नौकरी हमें नहीं मिलेगी। लोग अप्लाई अब करके कितने जगहों पे अप्लाई करता है, जूते घिसता रहता है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है, आपको भी पता है, आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, कैसे नौकरी मिलती है ये तो हर कोई जानता है। बिल्कुल। तो क्या तेजस्वी यादव जी ने कहा, तो इसी तरह से ये सगुफा है कि जाति गणना हमने करा दिया है। किस तरह से जनगणना हुई है मैं आपको बताऊं। मेरे बिरादरी के लोग, अभी तक कहा जाता था कि 60-70 लाख की आबादी है हमारे बिरादरी की, ठीक है। जब सर्वे हुआ है तो बहुत मुश्किल 20 लाख की आबादी निकल के आई है सर्वे में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्चुअल में ये है एक्चुअल में वही 50-60 लाख तो कम से कम है ही। 40 लाख किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं तो खास करके जो 7-8 डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमारे जाति के बिरादरी के लोग सबसे ज़्यादा हैं, अगर सारे जातियों को देखें तो। लेकिन जो जनगणना हुई है, आपने भी कहा कि स्कूल पे आए थे जी, तो ये किस तरह से हुआ जल्दबाजी में जनगणना और किस तरह से ऐसे किया गया है, वो आपने खुद कहा कि कुर्मी खुद हमारे वहाँ के सीएम हैं नीतीश बाबू, और उनके परसेंटेज तो खैर कुर्मी की परसेंटेज वैसे कम है, लेकिन उसी से रिलेटेड हमारी बिरादरी के भी लोग हैं, लेकिन उनकी आबादी बहुत है। हाँ, यूनाइटेड नहीं है, तो भाई जो यूनाइटेड नहीं होता उसको कौन पूछता, तो भेड़ चाल वाली बात होगी ना। बिल्कुल। तो जातिगत जो सर्वे है या जनगणना कह लीजिए, ये कुल मिलाकर राजनीतिक एजेंडा और एक पॉलिसी हो सकती है। इसका लाभ तभी मिलेगा जब समांतर, अगर नीतीश कुमार ने बात छेड़ी थी कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो अगर इस तरह के नियम को लागू किया जाता है तब जाके ये हो सकता है कि जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनके उतने अधिकारी होंगे, उनके
उतने ही विधायक होंगे, उनके उतने ही एमपी होंगे, और फिर भी मुझे नहीं लगता है कि पूर्ण रूपेण काम हो पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतिहास दोहराता है। और उत्तर प्रदेश की बातें अगर आप देखेंगे, जब काशीराम जी बसपा के संस्थापक बने, मायावती जी सीएम बने, तो ये उम्मीदें लगाई जा रही थी चौधरी साहब कि सबसे ज़्यादा उनके कौम के लोग विधायक और एमपी होंगे। लेकिन आपने देखा और हमने भी देखा है, उन चीज़ों को पढ़ा है, जाना है, कहाँ उनकी बिरादरी के लोग ज़्यादा। ऐसा है, वोट लेने के लिए कुछ कहा जाता है और एक्चुअल होता है कुछ और। ये सदा से होता रहा है, अभी भी हो रहा है। और जब तक हमारे लोग या समाज के लोग या देश के लोग इन बातों को समझेंगे नहीं कि पॉलिटिकल वाले केवल वोट के चक्कर में हमें लोग लुभावन में फंसाते हैं और देते कुछ नहीं है। हालांकि ये शुरू से हो रहा है, 48 से ही शुरू हो गया था जी। आपको मैं बताऊं एक छोटी सी बात, ये टॉपिक से अलग है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू कहाँ गए उद्घाटन करने के लिए? जो हमारे सोमनाथ मंदिर है जी, उसको उद्घाटन करने के लिए गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मना किया कि नहीं, ये धार्मिक बात यहाँ पे नहीं होगी, आप नहीं जाओगे। वो उन्होंने गलत किया, राष्ट्रपति जी को गलत ठहराया, लेकिन खुद आप चादर चढ़ाओ जा करके, वो जायज़ है। आप प्रधानमंत्री के उसमें कैंपस में आप इफ्तार पार्टी करो, ये वो नहीं है, जातिवादी नहीं है, ये धार्मिक वो विद्वेष नहीं है। तो ये समझने की बात है जी, वोट के चक्कर में लोग क्या क्या करते हैं। आप करो जो भी, वो गलत है, मैं जो भी करूं वो सही है। आज भी आप देख रहे हैं, अब जाके इफ्तार पार्टी या ये सब जो है वो नहीं हो रहा है अब। नहीं तो क्या होता था, क्या रामलला के दर्शन करने के लिए गए कितने कांग्रेसी ने तो कहा ही कि राम तो एक काल्पनिक है जी, राम का तो है नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है। मैं क्यों कहूँ, वो तो इतिहास कह रहा है। लेकिन अब डर लगता है कांग्रेस को चौधरी साहब। कांग्रेस को इसलिए डर लग रहा है कि मध्य प्रदेश में राम मंदिर और भगवान राम की तस्वीरें लगाई गई और हनुमान जी की बातें चली, तो जो पोस्टर लगा है उसको लेकर चुनाव आयोग को शिकायत दी है कांग्रेस ने। अब 5 स्टेट के चुनाव पर चलते हैं, इन मुद्दे पर तो हमने डिस्कस किया है। 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं ये अटकलें हैं कि राम के नाम पर भाजपा वापसी कर सकती है। और भाजपा ये भी दिखा रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर अन्य जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, तमाम जगहों पर कांग्रेस को ये डर है कि कहीं राम के नाम पर ये अपनी सीटें ना निकाल ले। तो आपको क्या लगता है, देश में राम की राजनीति हो रही है या फिर यकीनन देश में कुछ, प्याज की कीमत देखिए आज फिर बढ़ा है, तो देश में कुछ भलाई हो रहा है, विकास हो रहा है, या फिर सिर्फ राम के नाम पर काम हो रहा है? ऐसा है, मैं पैजामा कुर्ता पहन के बैठा हूँ इसलिए कि आज संडे है, रिलैक्स मूड में मैं बैठा हूँ। कोई मुझे राजनीति से लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस हो, बीजेपी वाले हो, कोई भी हो। अब रही बात जो आपने बात उठाई, इसमें वही बात फिर मैं कहूँगा कि हर कोई अपने वोट बैंक भुनाने के लिए, अब देखा गया है कि भारत में सनातनियों का या हिंदुओं को काफ़ी ज़्यादा उत्साहित किया गया है। और इस तरह से कांग्रेस ने देखा कि भाई ये तो अब बयार उधर हो जाएगा, तो उस बयार को हम अपने फेवर में कैसे करें। आपने उसका उदाहरण देखा कर्नाटक में कि हनुमान जी के ऊपर में कितना उन लोगों ने किया। और तो ये सब केवल वोट का है, वोट बैंक का है, और आम पब्लिक नहीं समझती। आम पब्लिक आज भी वही है कि भाई उसमें अच्छा जी ये कह दिया और उसमें ताली बजाई और वोट दिया। देश की भलाई देश में, देश के लिए कौन करेगा या क्या क्या किस बात से होगा, उधर अब भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। इजराइल के यहूदी हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए चौधरी साहब ने साफ शब्दों में ये बताने की कोशिश की कि जिस तरह की भी रणनीति अभी चुनाव को लेकर बनाई जा रही है, चाहे बात राम की हो या फिर ये कहे कि पार्टियों के काम की हो, तो अपने अपने तर्ज पर, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो
या अन्य दलें जो नई दलें बनकर आई है या वहाँ के स्टेट की लोकल पार्टियां हैं, वो अपने अपने स्तर पर जनता को लोक लुभावन वादे के जरिए अपनी ओर आकर्षित करने की कवायद में जुटी हुई है। अच्छा चौधरी साहब, आप कई बार भविष्यवाणी करते हैं, 5 में कितनी सीटें आप कितने राज्यों में बीजेपी को ला रहे हैं? ये आखिरी सवाल रहेगा। कितने 5 में 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, 3 बन रही है, 4 बन रही है, आपको क्या उम्मीद है? बहुत बढ़िया, यही बात आपने जब योगी जी की वो आई थी सरकार, तो उससे पहले आपने इंटरव्यू लिया था, वहाँ जो मैं कहा था, पूछ रहा हूँ और सटीक आंकड़ा था आपका। और इसी तरह बिहार का हमने कहा था। अब आप कह रहे हैं कि किस स्टेट में कहाँ कहाँ, तो मैं आपको बताऊं, इतिहास गवाह रहा है राजस्थान का कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं की है। अभी बात ठीक है जो भी चल रही है, अंत में क्या होता है वो देखने की बात है। रही बात, ठीक है, इस बार मध्य प्रदेश हमारे नज़र में डवाडोल स्थिति है और कांग्रेस इसमें ले जाएगी, लेकिन वहाँ फिर वही है, इंडिया जो अभी बना है उसमें सारे अपने अपने खिलाड़ी उतारेंगे। तो मैं तो उन्हीं के फेवर में कह रहा हूँ कि भाई कितना बढ़िया गठबंधन बनाया था, आप लोग वोट वो बांट लेते सीट और वहाँ लड़ते, तो आप लोग तो सरकार मिल करके बना सकते थे ना। लेकिन आप लोग अपना अपना अलग अलग डफली बजाना शुरू कर दिया, तो बीजेपी को आप मजबूत कर रहे हो, बीजेपी को कमज़ोर नहीं कर रहे हो इस तरह से कि भाई मुलायम सिंह अपने रखेंगे कुछ उम्मीदवार, आम आदमी अपना कहेगा। हालांकि आम आदमी ने तो कहा था कि मध्य प्रदेश में आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको राजस्थान में हम सपोर्ट कर देंगे। कांग्रेस ने कही नहीं, ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि कांग्रेस का वोट अगर कोई काट रहा है तो आम आदमी पार्टी। आप कहीं भी देखें, जैसे अभी जो भी हुआ था गुजरात में, तो आप वहाँ देखें परसेंटेज किसके कटे। गुजरात में तो इतने बड़े बहुमत और जीत करके उनके भी एमएलए आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप देखें कि कितने कांग्रेसी के ठीक है वो कटे वोट। तो ये वोट काटते हैं कांग्रेसी के, तो ये सतही कुछ बातें और होती है, अंदरूनी बात। अब जैसे बहुत नाराज़ हैं अखिलेश जी क्योंकि कांग्रेस के कुछ लोगों ने कुछ कह दिया है, तो ये लोग अपने में ही बात करके बिखर रहे हैं, जिसका नुकसान हो सकता है। और आम आदमी ने तो पहले भी देखा है, हम लोग खुद बड़े आत्मविश्वास जगा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बनने जा रही है, हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो राजनीति के माहौल चेंज कर देंगे। उनके नज़र में सारे के सारे भ्रष्टाचारी थे, वही लिस्ट गिनाते रहते थे, और लेकिन अब उन्हीं सबों के हाथ में हाथ डाल करके खड़े होते हैं कि नहीं जी हमारा तो एजेंडा आज के दिन में केवल ये है कि मोदी को हटाओ। अरे भाई मुद्दा कहाँ गए आपका, इतने भ्रष्टाचारी कहाँ गए? भ्रष्टाचारी आज भी आपकी नज़र में है या क्या है? बिल्कुल। तो देखिए, सबसे बड़ा राजनीतिबाज अगर निकले इसमें और माहिर आदमी, तो हम कहते हैं केजरीवाल जैसे लोग होना मुश्किल है, राजनीति के ऐसे दिग्गज। और उसका नतीजा है कि आप पंजाब में देखें, उन्होंने सरकार बना ली, दिल्ली के बाद पंजाब में उन्होंने आज नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी होगी कितने कम समय में। चाहे वो आप बिहार के ले लें, चाहे आप यूपी का ले लें मुलायम सिंह की पार्टी, चाहे साउथ के ले लें, कोई भी पार्टी इतने जल्दी कोई भी इतना जल्दी हाईलाइट नहीं हुआ, न इतने जल्दी किसी मजे हुए खिलाड़ी निकले राजनीति के अरविंद केजरीवाल जी। और चौधरी साहब, तमाम जो बातें हैं अभी तक, जो बातें हमने की है, जिन सवालों पर चर्चा की, उन तमाम सवालों का सटीक जवाब देते हुए भी नजर आए। इंडिया अलायंस की अगर बात थी तो अलायंस विधानसभा चुनाव में भी होना चाहिए, उसमें एक बात आपकी रह गई, को जोरदार झटका भी लगता। क्यों? क्योंकि जब तमाम दलें एक साथ होकर चुनाव लड़ती, तो आप समझिए जब जातिगत जनगणना की बात होती है, कास्टिज्म पार्टियां भी है, हमारे देश में ऐसा नहीं है, कई पार्टी ऐसी है जो कास्टिज्म राजनीति करती है, और ऐसे में भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता था। 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका एक और स्टेट जो है, वहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़, तो इन तमाम जगहों पर जो है बड़े पैमाने पर भाजपा को नुकसान होता। लेकिन अभी चूंकि इंडिया अलायंस आपस में ही बिखराव की स्थिति में है, आपस में ही लड़ रही है, तो ऐसे में भाजपा को फायदा। छत्तीसगढ़ ही ले लें, छत्तीसगढ़ में हमारे केजरीवाल जा रहे हैं बार बार, और वो काटेंगे वोट किसके?
कांग्रेस वालों के कांग्रेस की काटेंगे, काटेंगे, कांग्रेस की बिल्कुल। सरकार है तो वोट इनके कटेंगे। और इस उम्मीद चाहे में- दिल्ली हो, पंजाब हो, हाँ। कहीं भी देखिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही वोट काटे हैं। वोटिंग परसेंटेज भाजपा का आज भी वही है जो पहले होता था। बिल्कुल सही है आपने कहा, और अभी भी वही स्थिति है। वहाँ पे कहने के लिए अनायस इंडिया बना, लेकिन ये वोट काटने के लिए कांग्रेस का जा रहे हैं, और इसी चक्कर में वहाँ बीजेपी की सरकार बन जाएगी, ये मुझे उम्मीद है 99%। बिल्कुल। तो 2 स्टेट तो चौधरी साहब ने क्लियर रूप से बता दिया आपको, राजस्थान में रिपीट नहीं हुई है आज तक, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भी छत्तीसगढ़ में आप समझ सकते हैं, चौधरी साहब ने अभी अभी बताया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को फायदा हो सकता है। मध्य प्रदेश में डमाडोल स्थिति है, और बाकी के जो 2 स्टेट हैं उनको अभी ख्याली पुलाव में पके रहने दीजिए। जैसे ही चुनाव होंगे और चुनाव के बाद जो सबसे पहला हम आपको एग्जिट पोल दिखाएंगे, उसके आधार पर आप समझ पाइएगा कि 5 राज्यों में कितने राज्यों में भाजपा की सरकार बनती है और कहाँ कहाँ कांग्रेस का या अन्य पार्टियों का, आंदोलनों का दबदबा रहता है। चौधरी साहब, आपने कीमती समय दिया और सभी मुद्दे पर खुलकर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को आपके द्वारा बताई गई हर बातें पसंद आई होगी, और अगर चौधरी साहब के द्वारा दिए गए तमाम जो वक्तव्य हैं वो आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके भी हमें सजेस्ट करें कि अगले किन सब्जेक्ट पर हम चौधरी साहब से बातचीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर ऐसे ही देश और दुनिया की हर अहम खबर से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ मैं अभिषेक कुमार।